तो चलिए इस एक्सप्लेनेयर में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अजीब सोशियोलॉजिकल पजल को डिकोड करते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड सर्वेलेंस स्टेट में जहां हर चीज पर कड़ी नजर रखी जाती है, वहां एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम लगातार कैसे बढ़ रहा है जिसे स्टेट की ऑफिशियल मंजूरी ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना। इस बारे में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फेंगांग यांग। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था जो सच में हैरान करने वाला है। उनका मानना था कि 2030 तक चीन में लगभग 24.7 करोड़ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर 1.4 बिलियन यानी 14 करोड़ की आबादी वाले देश में ये सब कैसे हो रहा है? वो भी तब जब वहां का सिस्टम ऑफिशियली एथियस्ट यानी नास्तिक है और सोसाइटी के हर हिस्से पर उनका आयरन क्लैड यानी लोहे जैसा कड़ा कंट्रोल है। ऐसे माहौल में कुछ भी अंडरग्राउंड कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हम इसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस अनएक्सपेक्टेड डेमोग्राफिक शिफ्ट से, फिर इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण और लोगों के सर्वाइव करने के तरीकों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसने एक सोसाइटल वैक्यूम को भरा और फिर टोटल कंट्रोल का नया दौर, जियोपॉलिटिक्स और आखिर में बैम्बू रेजिलियंस की जमीनी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनएक्सपेक्टेड डेमोग्राफिक शिफ्ट की, जहां प्रोजेक्शंस और स्टेट कंट्रोल के बीच एक कशमकश चल रही है। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये एब्सोल्यूट कंट्रोल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक हाई स्टेक्स गेम है। देखिए, टेक्निकली इलीगल माने जाने वाले अंडरग्राउंड हाउस चर्चों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद लाखों नागरिक चुपचाप एक साथ आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि स्टेट की बिल्कुल नाक के नीचे ये आइडियोलॉजी लगातार पनप रही है। लेकिन आखिर अथॉरिटीज इस सब को लेकर इतना सस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसके लिए हमें हिस्टोरिकल सस्पिशन और इस आइडियोलॉजी के सर्वाइवल के बैकग्राउंड को देखना होगा। यहाँ से हमें समझ आएगा कि ये गहरा शक स्टेट के डीएनए में आया कहाँ से। असल में स्टेट का ये गहरा अविश्वास हवा में नहीं बना है। इसकी जड़ें 1850 के दशक के टाइपिंग रिबेलियन जैसे हिस्टोरिकल ट्रॉमाज में छुपी हैं, जिसने करोड़ों जानें ली थीं। उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान इन सबको पूरी तरह मिटाने की सख्त कोशिशें हुईं। ये कशमकश तब तक चलती रही जब तक कि फाइनली 1982 में डॉक्यूमेंट 19 के जरिए थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम नहीं दे दी गई। अब आते हैं एक ऐसे दौर पर जहां इसने एक बहुत बड़े सोशल वैक्यूम को भरना शुरू किया। मॉडर्निटी, माइग्रेंट्स और मार्केट के इस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है। 1980s और 90s में जो थोड़ी छूट मिली थी, वो वहाँ के मैसिव इकोनॉमिक बूम के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। और इसी इकोनॉमिक बूम ने जाने अनजाने में एक गहरा सोशियोलॉजिकल खालीपन पैदा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे लाखों लोगों ने बेहतर जिंदगी के लिए बड़े, तेज और अनजान शहरों की तरफ माइग्रेट किया, उनके पुराने फैमिली स्ट्रक्चर्स टूटने लगे, लोग अकेले पड़ गए। ऐसे फ्रेजाइल टाइम में अंडरग्राउंड हाउस चर्चों ने एक तरह से आगे बढ़कर लोगों को इमोशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने एक नए और बहुत ही जरूरी सोशल सेफ्टी नेट का काम किया। यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन निकल कर आता है, जिसे बॉस क्रिश्चियंस कहते हैं। वेंजो जैसे एरियाज में कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्रिश्चियन एथिक्स जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी को अपनाया। ये एक ऐसी सोसाइटी में हो रहा था जहां करप्शन बढ़ रहा था और मार्क्सिज्म लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा इररेलेवेंट लगने लगा था। तो फेथ ने यहाँ एक मोरल फ्रेमवर्क का काम किया। इसके अलावा 1989 की आइडियोलॉजिकल डिसअपॉइंटमेंट के बाद कल्चरल क्रिश्चियंस का भी उदय हुआ। ये वो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स थे जो रिलीजन को सिर्फ थियोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि मॉडर्निटी, डेवलपमेंट और रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाने वाले एक फिलॉसॉफिकल रास्ते की तरह देख रहे थे। वे जिंदगी का एक नया मतलब ढूंढ रहे थे। पर जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह आज़ादी हमेशा नहीं चलनी थी। अब शुरू होता है टोटल कंट्रोल का एरा, यानी सर्वेलेंस और सबऑर्डिनेशन का नया दौर। शुरू में स्टेट ने इस ऑर्गेनिक ग्रोथ को थोड़ा बर्दाश्त किया, पर 2012 आते आते चीजें ड्रामेटिकली बदल गईं। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉयल्टी शिफ्ट होने का डर सताने लगा था।
यहीं पर एक बहुत क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आता है, जिसे सिनेसाइजेशन या चीनीकरण कहते हैं। आसान शब्दों में यह एक ऐसी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी जिसका गोल था रिलीजन को पूरी तरह से कम्युनिस्ट फ्रेमवर्क और उनके सोशलिस्ट को वैल्यूज के हिसाब से ढाल देना। बेसिकली इसको पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करना ताकि पार्टी की अथॉरिटी को कोई चैलेंज न कर सके। इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का नतीजा था एक बहुत ही सख्त टेक ड्रिवन क्रैकडाउन। बच्चों को रिलीजियस एक्टिविटीज से रोकना, अनरजिस्टर्ड गैदरिंग्स पर बैन और चर्चों में डायरेक्ट फेशियल रिकग्निशन कैमरा लगाना। इन सब का अल्टीमेट मकसद बिलीवर्स को बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस से कट ऑफ करना और स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को दोबारा एस्टैब्लिश करना था। अब इस कहानी का एक ग्लोबल एंगल भी है। जियोपॉलिटिक्स और कंपीटिंग नैरेटिव्स की बात करें तो यह देखना सचमुच फैसिनेटिंग है कि देश के अंदर हो रहा एक शिफ्ट कैसे ग्लोबल टेंशन का एपिसेंटर बन जाता है। यहाँ आपको एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। देखिए, वेस्टर्न नैरेटिव इस पूरी सिचुएशन को ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और सिविल सोसाइटी के लेंस से देखता है, जबकि दूसरी तरफ चाइनीज स्टेट इन फॉरेन एनजीओज को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। उन्हें लगता है ये वाइट ग्लव्स हैं, यानी रिजीम चेंज करवाने वाले ट्रोजन हॉर्स। दोनों साइड्स का इस मुद्दे पर अपना अपना बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। और इस जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का असर किस पर पड़ता है? आम नागरिकों पर। वीपीएन और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जो ग्लोबल कनेक्टिविटी आम लोगों के लिए एक कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास है, वही कनेक्टिविटी स्टेट के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। आम लोग इस क्रॉस फायर में बुरी तरह फंस गए हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, बैम्बू रेजिलियंस की हकीकत और डेटा में जो कॉन्ट्रडिक्शन यानी विसंगति है। आइए देखते हैं कि लेटेस्ट साइंटिफिक डेटा एक्चुअली क्या इशारा कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अर्ली प्रोजेक्शंस और रीसेंट डेटा के बीच एक मैसिव कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ 1990s की ग्रोथ को देखकर 24.7 करोड़ की एक्सपोनेंशियल प्रेडिक्शन थी, पर फिर 2023 का प्यू रिसर्च का डेटा आया जो दिखाता है कि 2010 के बाद से ग्रोथ लगभग स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो चुकी है। और इसकी एक बड़ी वजह है सोशल क्रेडिट स्कोर पर पेनल्टी लगने और सर्वेस को लेकर लोगों के अंदर का डर। खैर, बड़े मेगा चर्चों की वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ भले ही रुक गई हो, पर लोगों को एक साथ लाने वाला मेन ड्राइवर अब बदल चुका है। 90s में जहां लोग अकेलेपन से बचने और सेफ्टी नेट ढूंढ रहे थे, वहीं आज का यूथ इस एग्जॉस्टिंग 9 to 6 वर्क कल्चर यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम, इस प्रेशर से बचकर एक साइकोलॉजिकल सैंक्चुरी, एक ज़हनी सुकून की तलाश में है। इसी सर्वाइवल टैक्टिक को सोशियोलॉजिस्ट बैम्बू रेजिलियंस कहते हैं, यानी एक तूफान में बांस के पेड़ की तरह जो झुक तो जाता है पर टूटता नहीं। बड़ी और ओपनली दिखने वाली गैदरिंग्स अब छोटे हेवीली इनक्रिप्टेड अंडरग्राउंड सेल्स में बढ़ चुकी हैं, जो स्टेट के एडवांस्ड डिजिटल रडार से बच निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सब देखने के बाद एक आखिरी और बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड सर्वेलेंस एपरेटस खड़ा करने के बाद भी और इतने सख्त डिजिटल फायरवॉल्स होने के बावजूद, क्या इंसान की मीनिंग और सुकून को तलाशने की इस फितरत को कभी किसी एल्गोरिथम या स्टेट कंट्रोल से पूरी तरह दबाया या मिटाया जा सकता है? सोचिए जरूर।